जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, आज के इस महा एपिसोड में हम आपकी जो किताब है अव्यक्त और माध्यम वाली, इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस किताब से पिछले 10 साल के पेपर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, हम हर उस क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप ये पूरा का पूरा एपिसोड, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा आपको समझते चलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि टोटल इस वीडियो में हम 52 एमसीक्यू जो है वो करेंगे। तो आप सभी बच्चे क्या करें कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आप लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं तो लाइव सेशन में बताएं, या फिर आप मन ही मन सोचें ठीक है क्या आंसर हो सकता है, और वीडियो के एंड में आप मुझे जरूर बताएं कि 52 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए थे। इससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है और यह कहां से प्रकाशित हुआ है। दो प्रश्न है बेसिकली आपके सामने। ऑप्शन है बंगाल गजट कोलकाता से, बंगाल गजट पश्चिम बंगाल से, पंजाब केसरी अमृतसर से, नव भारत टाइम्स दिल्ली से। तो बेसिकली देखो, जो पहला समाचार पत्र है वो तो है बंगाल गजट, यानी कि इसमें से तीसरा चौथा तो हो जाता है शॉर्ट लिस्ट। तो अब ये कहां से प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से या फिर पश्चिम बंगाल से। तो बच्चों ये कहां से प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था बंगाल गजट कोलकाता से। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला वाला जो है ये हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। समाचार लेखन में जो हमारी उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है ना, इस तरीके की जो हमारी उल्टा पिरामिड शैली है, इसका विकास बेसिकली कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, यूरोपीय विश्व युद्ध के दौरान, या फिर जर्मनी गृह युद्ध के दौरान। तो आप सभी को पता है कब हुआ था उल्टा पिरामिड शैली का विकास, ये हुआ था अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में पूछा गया है कि ऐसे कौन से ककार हैं जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से वो 6 ककार होते हैं ना, क्या कौन कब कहां कैसे कैसे। तो यहां पे हमें ये बताना है ऐसे कौन से वो ककार हैं जो सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो सूचना और तथ्य की जब बात की जाती है तो मेनली क्या होता है, एक क्या होता है, कौन होता है, कब और कहां होता है। क्योंकि देखो, जब बात आ जाती है कौन, और यहाँ पे एक सेकेंड देखो, क्या कौन कब और कहां, ये हमें ये चीज दर्शाते हैं कि यहां से सूचना कैसी मिलने वाली है और तथ्य यहाँ पे क्या होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस ग्रंथ की कहानियां सबसे लोकप्रिय हैं। ठीक है, और ये प्रश्न तो भाई आप सभी को पता होगा। क्या राइट आंसर है, कौन से ग्रंथ की कहानियां लोकप्रिय है। जब आप स्कूल में भी जाते हैं, छठी आज से 8वीं तक में आपने पढ़ाई की होगी, तो लाइब्रेरी में जाते थे तो आपको किसकी कहानियां देखने को मिलती थी, पंचतंत्र की कहानियां आपको पढ़ने को मिलती थी। तो वही ज्यादातर फेमस है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये जो प्रश्न है वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहा था ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ, जिसमें आपके विकल्प होते हैं, वो वाला प्रश्न है। तो विकल्प में हमारे सामने मुद्रित माध्यम के बारे में ये सारी की सारी बातें हैं। जैसे जनसंचार के आधुनिक माध्यम में जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट माध्यम है। ठीक है, दूसरा, इसके अंतर्गत यानी कि मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये आ जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे पहले जो मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग जो थी, इसका शुरुआत हुआ था चाइना में, लेकिन धीरे 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 करके ये जर्मनी के जो गुटेन वर्ग थे, इन्होंने छापा खाना खोलना शुरू कर दिया था। भारत में 1556 में सबसे पहला जो छापा खाना था वो गोवा में खोला गया। यानी कि आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत सी चीजें पता चली क्या, कि आधुनिक जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, प्रिंट माध्यम है। प्रिंट माध्यम का सबसे पहली शुरुआत कहां पे हुई थी, चाइना में हुई थी। और उसके बाद सबसे पहला छापाखाना कहां पे खोला गया था, तो जर्मनी ने, किसने खोला था, गुटेन वर्ग ने खोला था। ठीक है, भारत में 1556 में खोला गया था, कहां पे, गोवा में खोला गया था। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है हमारे ये चारों के चारों ऑप्शन राइट हैं। दैट मींस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा राइट है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा यहाँ पे राइट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक ही में कुछ 4 से 5 क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत में
इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है और ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता के कई दौर होते हैं, तो भारत में ये कौन सा चल रहा है और कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान में देखो इंटरनेट पत्रकारिता के विश्व की अगर हम बात करें, थोड़ा भूमिका बनाते हैं, विश्व में जो है वो इंटरनेट पत्रकारिता का चल रहा है दूसरा दौर, सॉरी तीसरा चल रहा है विश्व में। ठीक है, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो भारत में चल रहा है इस समय इसका दूसरा दौर और ये शुरू हुआ है बच्चों 2003 से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर है वो तो पहला हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो पहला दौर है ये कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था बच्चों 1993 में। ठीक है, तो याद रखेंगे दूसरा हुआ था 2003 से और पहला हुआ था 1993 में। और वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो कौन सा है, तीसरा दौर चल रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, जिसे 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी अंगुलियों द्वारा पकड़ा जा सकता है वह साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कि उपन्यास, कविता, निबंध या फिर कहानी। इसमें से ऐसी कौन सी साहित्य की विधा है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में आप अंगुलियों के द्वारा पकड़ सकते हैं। आपके ऑप्शन है उपन्यास, कविता, निबंध या फिर कहानी। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होती है कविता। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डेडलाइन से क्या तात्पर्य, यानी कि समाचार पत्रों में जो डेडलाइन होती है इसका क्या मीनिंग होता है। तो मीनिंग क्या है भाई इसका मीनिंग सिंपल सा होता है कि समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने की एक निर्धारित सीमा होती है। ठीक है, यानी कि जो समाचार पत्र वगैरह होते हैं वहां पे समाचार को कवर करने की एक निर्धारित सीमा होती है, 2 मिनट 3 मिनट। जैसे न्यूज टीवी होती है ना, तो उसमें कभी 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए जो हेडलाइंस आती है 10 से 12, तो उसकी एक सीमा होती है, तो उसी को हम बोलते हैं डेडलाइन। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आपको बोलते हैं कि 10 जनवरी तक जो है वो आपको ये कंप्लीट करना है, तो वो 10 जनवरी आपकी डेडलाइन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं एक निर्धारित समय सीमा। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष लेखन की शैली किस प्रकार की शैली होती है, यानी कि देखो जो विशेष लेखन क्रिया की जाती है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा 3 नंबर में कि विशेष लेखन आखिर होता कैसे। ठीक है, विशेष लेखन किस प्रकार की शैली में अपेक्षित है, सरल, सहज, बोधगम्य भाषा में, साहित्यिक, सरुकुड़ी, हिंदी, उर्दू या मिश्रित भाषा में। तो विशेष लेखन जब किया जाता है तो इसमें सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा होनी चाहिए, जिससे कि आम से आम आदमी भी इसे पढ़कर समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार फिर से हम सारी बातों को दोबारा से यहाँ पे देखने वाले हैं, 2-3 चीजों के बारे में। सबसे पहला पार्ट क्या है कि अखबार की आवाज माना जाता है, किसे माना जाता है बच्चों, संपादकीय को माना जाता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, संपादकीय क्या होते हैं, संपादकीय जो है वो बेसिकली किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं। दूसरा आपको समझ में आया। तीसरा, संपादकीय का जो दायित्व है वो किसके ऊपर होता है, ये दायित्व होता है संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है संपादकीय का दायित्व। ठीक है, संपादकीय के जरिए अखबार जो होते हैं वो किसी भी घटना के मामले में, मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। तो एक तरीके से एक अखबार के लिए संपादकीय बहुत जरूरी होता है। तो अगर अब आपसे किताब में आपके क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो आपसे पूछा जाए कि भाई अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो संपादकीय को माना जाता है। भाई क्यों माना जाता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं। ठीक है, संपादकीय का दायित्व किसके हाथों में होता है, तो ये संपादक और उसके सहयोगियों के हाथों पर। ठीक है, उसके बाद में संपादक के जरिए अखबार क्या करते हैं, ये किसी भी घटना पर अपनी राय जो वो प्रकट करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तक हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, अभी हमारे बचते हैं टोटल 42। तो इस बीच अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपने लाइक करना है, आपने क्या करना है कि जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपना एक प्यारा सा फीडबैक देके भी जाना वीडियो के एंड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया बच्चों कि समाचार में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और जो सूचना होती है उसको सबसे पहले ऊपरी पायदान पे रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में सूचना देने के स्रोत को क्या कहते हैं। तो भाई ऐसा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो तो आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। क्या मैंने ऑप्शन दिया है, इंटरवीट पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, उल्टा शैली या फिर कथानक। तो आप सभी को पता है कि वो शैली कौन सी होती है जिसमें सूचना का जो महत्वपूर्ण तथ्य क्लाइमेक्स जो है वो सबसे ऊपरी पायदान पे आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। लेकिन यहाँ पे तो संजू कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं, बेसिकली आपकी जो ये शैली होती है कौन सी, उल्टा पिरामिड शैली। मैं लिख देता हूं एक बार, उल्टा पिरामिड शैली। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों इंटरवेट पिरामिड शैली। क्या होता है, इन्वर्टेड
पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड शैली। तो ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्टेड पिरामिड शैली के संबंध में तो आप अब आंसर बता पाएंगे, है ना? एक नई चीज पता चली। आगे क्वेश्चन नंबर 12, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है? संवाद, भाषा, पर्दा या फिर मधुर आवाज? तो मधुर आवाज डज नॉट मीन, पर्दा डज नॉट मीन, लैंग्वेज डज नॉट मीन इज ओनली, ये होता है संवाद। ठीक है, क्या होता है? संवाद, यानी कि डिबेट एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि टेलीविजन के लिए जब खबर हम लिखते हैं तो उसके लिए मौलिक शर्त क्या होती है? यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि भाई टीवी में जो खबरें दिखाई जानी है वो आपको लिखनी है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आपके लिए जो मेन बात होती है वो होती है कि दृश्य के साथ लेखन, यानी कि जो चीज दृश्य में चल रही है, यानी कि टीवी में जो चीज चल रही है उसका लेखन होना चाहिए जब खबर की बात की जाती है। जैसे मान लेते हैं ये टीवी है, ठीक है, टीवी में यहाँ ऊपर जो वो खबरें, जो महिला है या जो भी न्यूज रिपोर्टर है वो बता रहा है, तो नीचे में ना उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ यहाँ पे जो है एक तरीके से जो टेक्स्ट है वो चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो ही वो टेलीविजन, वो न्यूज रिपोर्टर है वो सही से अपनी बात रख पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बच्चों कि पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? यानी कि जब पत्रकारीय लेखन किया जाता है तो इसका जो कच्चा माल है वो आपको कहां से प्राप्त होता है? साक्षात्कार से, संपादक के नाम पत्र से, संपादकीय से, या फीचर से? तो पत्रकारीय लेखन के लिए सबसे कच्चा माल जो है वो मिलता है बच्चों साक्षात्कार से। किससे मिलता है? साक्षात्कार के, यानी कि इंटरव्यूअर से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 थे यार कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको विशेष लेखन के बारे में, किसके? विशेष लेखन, इसके बारे में क्वेश्चन समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, विशेष लेखन के आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे विशेष लेखन के हर एक क्षेत्र में कई तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कि कारोबार और व्यापार में हम बोलते हैं तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, ऐसे हम बोलते हैं व्यापार के मामले में। पर्यावरण और मौसम के मामले में बोलते हैं आर्द्रता हो गई है, टॉक्सिक कचरा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, खेल के मामले में बोलते हैं कि जर्मनी ने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव खड़े हो गए। इस तरीके से ये विशेष लेखन की कुछ कुछ बातें हैं। यानी कि देखो, जब आपसे पूछा जाए विशेष लेखन में कारोबार में या फिर व्यापार में कौन सा शब्द यूज की नहीं किया जाता है, तो ये 3 ऑप्शन होंगे, इसके अलावा जो होगा वो नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से पर्यावरण मौसम में कौन सा यूज नहीं किया जाता है, तो ये 3 होंगे। जो नहीं हो, जो इन तीनों के अलावा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब खेल की बात आ जाएगी तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, विशेष लेखन के बारे में हमारी पहली बात, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी सही है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल है। यानी कि ये जो उल्टा पिरामिड शैली हमारी होती है, इसके क्रम में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर बॉडी, और फिर आता है समापन। यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, पहला वाला तुम्हारा राइट हो जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो यहाँ पे क्या है, पहला राइट हो गया। वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉच डॉग पत्रकारिता बेसिकली ये वो पत्रकारिता होती है जिसमें किसी भी विभाग के कामकाज पर पैनी नजर रखी जाती है, और वो जैसे ही कोई गड़बड़ी करता है, कोई घोटाला करता है, तो उसका पर्दाफाश किया जाता है। इसी को बोलते हैं वॉच डॉग। देखिए, वॉच डॉग यानी कि जैसे होता है ना कि कुत्ते की तरह किसी पे नजर रखी जाए, तो कुत्ते की नजर आप सभी को पता है इतनी खतरनाक होती है ना कि अगर उसने अपने शिकार को देख लिया तो वो पाके ही रहेगा। इसी तरीके से वॉच डॉग यानी कि एक पैनी नजर से अपने शिकार पर, किसी पॉलिटिशियन पर, किसी संस्था पर नजर रखो, और गलती से वो घोटाला करे, गलती से वो गड़बड़ी करे, तो जनता के सामने उसको लाओ और उसको खत्म करो। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, नाटक के प्रमुख तत्व या अंग घटक में कौन सा शामिल नहीं है? यानी कि देखो, नाटक के जो प्रमुख घटक होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो अंग होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो समय का बंधन शामिल होता है, शब्द तथा संवाद शामिल होता है, कथानक और चरित्र योजना तथा ध्वनि योजना। तो इसमें जो वो शामिल कौन सा नहीं होता है बच्चों? वो होता है कथानक। ठीक है, कौन सा है बच्चों? कथानक इसमें शामिल नहीं होता है। आगे बात करेंगे, कविता जब लिखी जाती है तो इसके लिए प्रथम शर्त क्या होती है? कविता लेखन की प्रथम शर्त क्या होती है? अच्छा, अभी कई बच्चे कहेंगे कि सर जी जो नाटक होता है, एक सेकेंड, देखिए जो नाटक होता है इसमें प्रमुख तत्व फिर अंग रूप में कथानक क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि कथानक नहीं, यहाँ पे हीरोज की बात यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि कथानक तो वो जैसे कोई कहानी कहने वाला होगा या तो कोई कविता कहने वाला, उसकी बात आ जाएगी ना, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो कविता लेखन की प्रथम शर्त क्या होती है? कविता लेखन के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि आप जो भी लिख रहे हो, जिस शब्द को लिख रहे हो, उनका आपस में क्या होना चाहिए? मेल जोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि पहला राइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं एक और बड़े वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से कथन पे विचार करना है। कविताएं जो हैं ये इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला होती है। बिल्कुल ठीक है। कविताएं बेसिकली वाचिक परंपरा से जन्मी है और आज लिखित रूप में मौजूद है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वाचिक परंपरा रूप में कौन सा जन्मी है? क्या जन्मी है? तो कविता, या फिर कविता का जन्म कैसे हुआ है? तो वाचिक परंपरा के द्वारा। ठीक है। इस परंपरा में जो लोरियां सुनाई जाती हैं, मांगलिक गीत सुनाए जाते हैं, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए गए लोकगीत इसमें शामिल हो जाते हैं, तुकबंदी से जो कविता से स्वर लयबद्ध किए जाते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। शब्द और अर्थ का संयोग, रसयुक्त वाक्य, संगीतमय विचार, ये सभी कविता को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो कविता के बारे में यानी कि क्या मतलब हुआ? हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है? यानी कि जब पत्रकारिता लेखन किया जाता है तो उसके विकास में कौन सा मूल भाव होता है? तो देखिए, कोई भी जो व्यक्ति वो पत्र को क्यों पढ़ेगा, यानी कि किसी समाचार को, किसी पत्रकारिता को क्यों पढ़ेगा? बेसिकली वो तभी पढ़ेगा जब उसके अंदर उस चीज को समझने की, देखने की, जानने का उसके अंदर उत्साह होगा, तभी पढ़ेगा। ठीक है, के बाद एक सेकेंड, यही मैं चीज देखना चाहता था कि भाई देखें बच्चे कमेंट क्या करते हैं। तो कई बच्चों ने बोला हाँ ठीक है, एक ही ठीक है, बट पत्रकारिता के विकास में जो मूल भाव होता है बच्चों, वो होता है जिज्ञासा। जब तक किसी के अंदर जानने की इच्छा ही नहीं होगी, क्या वो पत्रकारिता को देखेगा? क्या वो उसे वो जो पत्रकारिता होती है उसे समझेगा? नहीं समझेगा। तो इसीलिए उसके अंदर जानने की जिज्ञासा ही पत्रकारिता के विकास को आगे बढ़ाती है। ठीक है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी? दैनिक जागरण के साथ में, वेब दुनिया के साथ में, दैनिक भास्कर के साथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली पत्रकारिता जो है वो किसके साथ में आरंभ हुई थी? हिंदी में नेट पत्रकारिता ये हुई थी बच्चों वेब दुनिया के साथ में। ठीक है, जब से वेब दुनिया शुरू हुई यानी कि इंटरनेट शुरू हुआ, तब से हिंदी में नेट पत्रकारिता शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 23। तथ्यों को, सूचनाओं को तथा आंकड़ों की जब गहरी छानबीन की जाती है, उस आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखो, तथ्यों, सूचनाओं और जो आंकड़े मिलते हैं, इन सभी के आधार पर जब गहरी छानबीन की जाती है, तब उस रिपोर्ट को बोलते हैं बच्चों इन डेप्थ रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब 24 है, फीचर की कौन सी विशेषता है? तो भाई फीचर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारा आएगा एक 4 वाला पार्ट कि नाटक के प्रमुख तत्व या फिर अंग घटक में शामिल है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है समय का बंधन शामिल होता है, शब्द यानी कि संवाद तथा ध्वनि योजना शामिल होता है, द्वंद्व तथा भाषा चरित्र शामिल होता है, भाषा शिल्प तथा प्रकाश योजना ये भी शामिल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि नाटक के प्रमुख तत्वों में समय का बंधन, शब्द, संवाद, ध्वनि योजना, द्वंद्व, प्रतिरोध, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, प्रकाश योजना, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। तो अगर आपसे अब अलग अलग करके पूछा जाएगा ना कि नाटक के प्रमुख तत्व फिर अंग में कौन सा शामिल है, तो आप अब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैंने सारे आपको बता दिए, समय का बंधन भी शामिल होता है, शब्द भी शामिल होता है, संवाद भी शामिल होता है, ध्वनि योजना भी शामिल होता है, चरित्र योजना शामिल होता है, प्रकाश योजना शामिल होता है, भाषा शिल्प, द्वंद्व, प्रतिरोध सब शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब का बात आ गई, आगे बढ़ेंगे हम सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि वह लेखन जो एक सुव्यवस्थित तरीके से, सृजनात्मक तरीके से और आत्मनिष्ठ तरीके से किया गया उसे क्या बोलते हैं? भाई सिंपल सी बात है, जो लेखन सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ तरीके से किया जाए उसको फीचर लेखन बोलते हैं। भाई सिंपल है, पहला राइट हो जाएगा। सेकंड, ड्राई एंकर वह होता है, ड्राई एंकर इनमें से कौन सा होता है? क्या समाचार पत्र सूचना भिजवाने वाला होता है, फ्लैशबैक न्यूज के लिए लेखन करता है, पहले से जो प्रसारित न्यूज होती है उसका पुनः प्रसारण करता है, या फिर चित्रों के बिना
खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताना ही ड्राई एंकर कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं, तो मैं भी एक तरीके से ड्राई एंकर की ही भूमिका निभा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई चित्र नहीं दिखा रहा हूं, यहाँ पे बस टेक्स्ट है यहाँ पे। तो ये मैं भी एक ड्राई एंकर की भूमिका ही निभा रहा हूं कि चित्रों के बिना आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो एज ए ड्राई एंकर ये यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। अब भाई देखो, मिलान में ना यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर में कि जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, इनके आपको प्रकार लिखने हैं 3 नंबर में। तो तीनों ही प्रकार आपके सामने यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। कौन से? पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि जैसे कोई न्यूज का ऑफिस होता है, न्यूज चैनल का, तो वहां पे डेली बेसिस पे जो कर्मचारी काम करते हैं, मंथली बेस पे, सैलरी बेस पे, उनको हम बोलते हैं पत्रकार। कैसे? पूर्णकालिक। फिर आते हैं अंशकालिक पत्रकार। ये बेसिकली किसी टाइम पीरियड के लिए, विशेष के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले होते हैं। और फ्रीलांसर, जो कि कुछ कुछ पैसों के लिए अलग अलग समाचार पत्रों के लिए कार्य करते हैं, लिखते हैं, उनको हम फ्रीलांसर बोलते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर राइट है। ठीक है बच्चों, आगे अच्छे तरीके से समझ में। अगला, डैश नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल और केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा अखबार है जो केवल और केवल इंटरनेट पे उपलब्ध है, प्रिंट रूप में नहीं है? तो भाई इसका आंसर तो आप सभी को पता है। क्या नाम है उसका? प्रभात साक्षी। क्या नाम है बच्चों? प्रभात साक्षी। ये राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 एक बार फिर से आ चुके हैं हमारे सामने कथनों वाले क्वेश्चन। आइए समझते हैं। देखिए, कहानी जो होता है, इसमें द्वंद्व का मतलब होता है परिस्थितियों के रास्ते में बाधाओं को समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक को पूरा हो जाना। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कहानी में द्वंद्व की विशेषता लिखिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आप क्या बोल देंगे कि कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना बहुत ही आवश्यक होता है। द्वंद्व जो है ये कथानक को आगे बढ़ाता है, साथ ही द्वंद्व कहानी में रोचकता को बनाए रखता है। इसी तरीके से कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है और द्वंद्व के बारे में जो परिभाषा दी गई है वो भी यहाँ पे राइट है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ? यानी कि ये जो कथन चारों के चारों हमारे सामने हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे राइट है। दैट मीन्स फिर से वही बात आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 ये सभी सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि संवाददाताओं की रुचि और उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके काम के विभाजन को किया जाता है तो डैश कहलाता है। देखो, यानी कि एक न्यूज जो हेड ऑफिस होता है, वहां पे उनकी जो संवाददाता तो होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, जैसे किसी की रुचि खेल में और खेल विशेष में मान लेते किसी की रुचि क्रिकेट में, तो क्रिकेट खेल रुचि के अनुसार ही उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके काम का विभाजन किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? बीट, डेस्क रिपोर्टिंग या फिर संवाददाता। तो उसको बोलते हैं बच्चों बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। और जिस जगह पर बैठकर ये बीट की जाती है उसको डेस्क बोल देते हैं। ठीक है, बीट आपको समझ में आ गई। रेडियो माध्यम की खूबी नहीं है, यानी कि इसमें से 3 खूबियां ऐसी हैं जो रेडियो माध्यम की बहुत अच्छी वाली है। सबसे पहली क्या है कि भाई रेडियो माध्यम के द्वारा हम ध्वनि, स्वर, शब्दों, इन सभी के माध्यम से संगीत सुनते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं एवं जो ध्वनि वगैरह से मनोरंजन करके ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं। रेडियो में सुनने की उन्मुक्तता यानी कि सुनने की स्वतंत्रता होती है, जहां तक इसकी आवाज पहुंच रही है वो उसे सुन सकता है। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, दोनों ही इसका आनंद उठा सकते हैं। ये है इसकी खूबियां। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खूबी इनमें से नहीं है, तो वो है कि यह एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता। यानी कि जो बात रेडियो में एक बार कह दी गई, आप उसे दोबारा सुन नहीं सकते, ये बात कही जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहानी का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? भाई ये तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है। कौन होता है कहानी का केंद्र बिंदु बच्चों? कथानक। तीसरा वाला राइट है। ठीक है, उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल नहीं है। तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है मुखड़ा यानी कि इंट्रो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो क्लाइमेक्स वाली बात होती है वो मुखड़े में आ जाती है। ठीक है, दूसरा है बॉडी में क्या होता है? महत्वपूर्ण से अलग जो कुछ बातें होती है उस संदर्भ में थोड़ी कम महत्वपूर्ण वो यहाँ पे आ जाती हैं, और समापन में जो सबसे कम महत्वपूर्ण बातें होती है टॉपिक के बारे में वो यहाँ पे आ जाती है। अब जो ये बात कही गई है ना चौथे में कि क्लाइमेक्स समापन में होता है, ये गलत है।
क्योंकि क्लाइमेक्स जो है वो समापन में नहीं बल्कि कहां पे होता है, पहले होता है। तो कहानी का केंद्र बिंदु कथानक और उल्टा पिरामिड शैली के में शामिल नहीं है, क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स समापन में होना ये गलत है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आगे हमारे कथन वाले क्वेश्चंस। आलेख या फिर फीचर लेखन करते हुए ध्यान में रखने योग्य बातों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है ना एक 3 नंबर का आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा कि आलेख या फिर फीचर लेखन जब आप करें तो उस समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहानी कथानक वाली बात कैसे आ गई? अच्छा शायद ये क्वेश्चन मिस गिव हो गया। यहाँ पे 36 की बात करते हैं। चलो देखो, कहानी लेखन सीखने का, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन क्या है कि कहानी लेखन सीखने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका क्या है। यानी कि अगर आपको कहानी लेखन सीखना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया कारगर तरीका क्या है कि आपको दादी नानी की कहानियां सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए, या फिर उपरोक्त तो सभी है। तो देखो जब बात कही जाती है कि सबसे अच्छे कारगर तरीके की, तो वो होता है अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, इफ यू रीड गुड you will be think sorry if you will read good, you will able to speak good and definitely you will think well good। ये एक कहावत है बेसिकली। ठीक है ना, तो अच्छी कहानी जब आप पढ़ोगे तो ही आप अच्छी कहानियां सीखेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कोई भी विशेष लेखन कहलाता है जब वह, यानी कि विशेष लेखन की परिभाषा क्या है, विशेष लेखन कब किया जाता है। तो विशेष लेखन जो है वो इसे हम तब कहते हैं जब कोई लेखन सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं विशेष लेखन। तीसरा राइट है 38 में पूछा गया है कि कविता लेखन के मुख्य घटकों में शामिल है, यानी कि जो कविता लेखन के मुख्य तत्व हैं उनमें इनमें से कौन सा शामिल है। तो भाई कौन कौन सा शामिल है देखेंगे। भविष्य और अतीत का सामंजस्य होना, भाषा का सम्यक ज्ञान तथा शब्द विन्यास, भाव एवं विचार की अनुभूति, छंद विषयक बुनियादी जानकारी। अब यहाँ पे ना मुझे ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। देखो यहां पर ना जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए कि शामिल नहीं है। ठीक है भाई, क्यों भाई? क्योंकि जब कविता लेखन किया जाता है तो इसमें भाषा का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, शब्द विन्यास भी बहुत होना जरूरी होता है, भाव एवं विचार की अनुभूति भी बहुत जरूरी होती है, छंद विषयक बुनियादी जानकारी भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अब जो शामिल नहीं है वो आ जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके हम इसे समझ जाएंगे कि भाषा और अतीत का सामंजस्य होना ये जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 39 कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं। यानी कि इनमें से एन से कौन से ककार हैं जो कि आपको किसी घटना का विवरण देते हैं, व्याख्या जैसे विश्लेषण करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कौन होते हैं ये, कौन होते हैं भाई? तो इसका आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक घटना घटी, ठीक है, तो आपको उसके बारे में विवरण, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण किससे पता चलेगा? क्यों हुई घटना, घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इसी से पता चलेगा। क्यों और कब बहुत ही छोटे में खत्म हो जाएगा, कैसे और कहां ये भी छोटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग जाएगा ना वो क्यों और कैसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में ये है कि भाई एक अच्छे आलेख या फिर फीचर लेखन की इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है। यानी कि जब बारी आती है कि एक अच्छे आलेख लेखन की, एक अच्छे फीचर लेखन की, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, शायद यहाँ पे भी क्वेश्चन मिसगिव हो गया है। बाकी 41 को देखते हैं कि समाचार लेखन की प्रभावी शैली कौन सी है। भाई बहुत ही आसान सा है, कौन सी है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, 42 अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। इसमें फिर से हमें वही सारी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, कथनों पे विचार करना है। पहला कथन क्या है कि भाई जो खोजी रिपोर्ट होती है इसमें पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आए हो। यानी खोजी रिपोर्ट में क्या होता है, कोई भी पत्रकार जो है वो सूचना और तथ्यों को, वे सूचना वे तथ्य उन सभी को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो इससे पहले ना लाए जाते हो। ठीक है, दूसरा है इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब हो गया कि सार्वजनिक रूप से जो भी तथ्य प्राप्त हुए, जो सूचना मिली है, जो आंकड़े मिले हैं, उन सभी की गहराई से गहराई छानबीन करके जो जनता के सामने रिपोर्ट लाई जाती है उसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब ये हो गया कि पहला दूसरा जो है ये दोनों सही हैं इसके। ठीक है, 42 कंप्लीट। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का आ चुका है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया बच्चों कि समाचार पत्र में
संपादकीय पृष्ठ के सामने कौन सा पृष्ठ होता है, यानी कि जो समाचार पत्र होता है इसमें एक पृष्ठ होता है संपादकीय, तो उसके ठीक सामने कौन सा होता है, ऑप एड, झरोखा, कार्टून कोना या फिर सभी। तो समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है बच्चों ऑप एड, ठीक है ना, ऑप एड होता है। मुद्रित माध्यम की खूबी है, तो भाई मुद्रित माध्यम में क्या होता है, जो भी शब्द होते हैं ये लिखे हुए होते हैं, यानी कि शब्द जो है वो स्थायी होते हैं और किसी भी लिखी हुई सामग्री को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी खबर को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार पहले और बाद में पढ़ सकते हैं मुद्रित माध्यम में, ठीक है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे सामने ये जो सारी की सारी बातें कही गई हैं मुद्रित माध्यम के बारे में, ये सभी की सभी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में ये है कि भाई वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप है, यानी कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय का जो एक सही रूप है वो क्या है, बिंब, संवाद, छंद या फिर चरित्र योजना। इसको बोलते हैं बच्चों छंद, क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। 46 नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है बच्चों, कई बार आपको पेपर में करवाया है, समय का बंधन, पहला राइट है बच्चों, क्या है, समय का बंधन। ओके 47 अब फिर से वही आपका चूज करने वाला आ जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आइए क्या क्या है, सबसे पहले देखो बिंब और छंद की यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्वेश्चन जो है आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि कविता तथा जो छंद होते हैं, कविता तथा छंद, इसकी कविता में क्या इंपॉर्टेंस है, कविता में बिंब और छंद की, ठीक है, बिंब और छंद की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए आपको ये 4 लाइनें लिख देनी, बस 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बिंब और छंद ये बेसिकली आंतरिक लय होती है एक तरीके की, तो बिंब और छंद जो है ये कविता को इंद्रियों के माध्यम से पकड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, साथ ही छंद से अनुशासन की जानकारी मिलती है जिसके बिना लय का निर्वाह असंभव है, यानी कि छंद के द्वारा ही आप किसी भी कविता को एक लय में, एक गाने की तरह गा सकते हैं। कविता की जो भाषा है, जो बिंब है, जो छंद है, संरचना, ये सभी इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा बिंब और छंद की कुछ कुछ ये बुनियादी बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट है ऑप्शन नंबर 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित करने, ठीक है, उनका मनोरंजन करने, उनका दायित्व निभाने का कार्य करते हैं, यानी कि अखबार जो होते हैं ये पढ़ने वाले को सूचना देते हैं, उससे जागरूक बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। भाई बहुत बड़ी विशेषता आ गई यार, ये तो कैसी विशेषता आ गई, सिंपल सी बात है कि पत्रकार जब पत्र में कुछ सूचनाएं, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ बातें, उनको शिक्षित करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो बातें लिखता है, वो जो लेखन का स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों पत्रकारीय लेखन। क्या बोलते हैं, पत्रकारीय लेखन, ठीक है। 49 कविता लेखन के बारे में सही कथन का चुनाव करो, तो कविता लेखन के बारे में भाषा का सम्यक ज्ञान, छंद विषय बुनियादी जानकारी, भाव एवं विचारानुभूति, उपरोक्त सभी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में यह है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करो, तो गलत कथन इसमें से देखो, अब ना आपको बहुत सारी चीजें, 3 क्वेश्चन पता चलेंगे 51 में, 52 में, कम से कम आपको 20 से 25 जो बातें हैं वो एक ही बार में पता चलेंगी। मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कैसे। सबसे पहले देखो गलत कथन का चयन करना, तो कविता का जो पहला उपकरण होता है बच्चों वो होता है शब्द, बिल्कुल राइट है। कविता का पहला उपकरण वो कैसा है, ये है शब्द होता है, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली में जो इसका इंट्रो वाला भाग होता है, यानी कि शुरुआत में इंट्रो वाला भाग, इसमें जो समाचार होता है उसका मुख्य भाग दिया जाता है, बिल्कुल राइट। प्राचीन काल में मुद्रित कहानियां लोकप्रिय थी, ये गलत है भाई। क्यों भाई, प्राचीन काल में मुद्रण था ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में तो जो मुख्य रूप से, यानी कि मुख के द्वारा, मुंह से बोली वाली जो कहानियां थी वो ज्यादा प्रिय थी, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। तो याद रखें प्राचीन काल में कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा बेसिकली प्रचलित थी, मौखिक, मुंह से बोली जाने वाली। रेडियो ये जनसंचार माध्यम का एक श्रव्य माध्यम है,
जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर सबसे ज्यादा प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो गलत कौन सा है? तीसरा वाला गलत। आगे बात करेंगे, नाटक जो है ये अन्य विधाओं से कैसे अलग है? 3 नंबर का आपका ये प्रश्न बन जाएगा, कैसे अलग है? आपको याद रखना है कि नाटक जो है ये अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य गद्य विधाओं से लगी है क्योंकि ये अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है, यानी कि पहले लिखा जाता है नाटक को, उसके बाद इसका मंचन किया जाता है। नाटक का अभिनय किया जा सकता है, नाटक जो लिखा जाता है उसे हम लोगों के सामने पर्दे पर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं होता है। साहित्य की अन्य विधाएं या तो पढ़ी जा सकती है या फिर सुनी जा सकती है, लेकिन नाटक को पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और साथ ही उसे देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाटक अन्य विधाओं से अलग है। आप इस तरीके से अपने आंसर को समझ जाएंगे और 3 नंबर का आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 52 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला देखिए, विश्व में अगर हम बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता का वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है बच्चों? तीसरा दौर चल रहा है, तो ये आपकी पहली बात होगी। भारत में चल रहा है इसका दूसरा दौर। ठीक है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर, प्रथम दौर शुरू हुआ था 1993 में, दूसरा दौर शुरू हुआ था 2003 में। रवसाक्षी नाम से एक अखबार है, ये प्रिंट रूप में ना होकर केवल और केवल इंटरनेट रूप में उपलब्ध है। हिंदी में जो नेट पत्रकारिता थी ये वेब दुनिया के साथ में शुरू हुई। तो 6-7 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे समझा दिए मैंने। तो आई होप आपको ये जो बात है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आप सभी को आज की ये वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए, जितने भी निकल सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी अगर कुछ भी और भी एक आधा निकलेगा तो उससे मैं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, एक आधा का जो भी रह चुका होगा, ठीक है, उसे मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर में करवा दूंगा। बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप सभी मुझे एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देखे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।